डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि क्लास 10th में तुम्हें जनरल प्रमोशन मिल गया। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस चालू हो गई। जुलाई से सब्जेक्ट तुम्हें मिलने लगा, जिसके कारण सब्जेक्ट अब जाके साइंस का ग्रुप अपना मैथ साइंस का ग्रुप प्रिपेयर हुआ। तो स्टूडेंट, उसमें हम सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। एक्चुअल में जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है उसमें तुम NCERT की बुक देखोगे कि सब ऐसी चीज़ें जी जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है कि फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स के स्कोप क्या क्या हैं। तो वो जनरल चीज़ें हैं और वो तुम लोग से ये मन में ये हम लोग ध्यान इस चीज़ का रखते हैं कि ये बेसिक चीज़ों का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए लाइफ में। ये वो जनरल चीज़ें हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आती। एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स की जो मेन चीज़ आती हैं वो फ़िज़िक्स की थ्योरी पार्ट है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो वो हम लोग ये आशा करते हैं कि वो चीज़ तुम अपने से देख सकते हो कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स के स्कोप क्या। मैं जनरल में बता सकता हूँ कि फ़िज़िक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी मेनली। फिर स्कोप ऑफ फिज़िक्स, हमें मालूम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ फिज़िक्स का स्कोप नहीं है। और अभी जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ही ले रहा हूँ स्टूडेंट, तो ऑनलाइन क्लास में उसका नाम क्या हो रहा है, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। मैं 50 तरीके से तुमको पढ़ा सकता हूँ आज मोबाइल के थ्रू। चाहे ऑनलाइन क्लास में ज़ूम के थ्रू पढ़ा सकता हूँ और गूगल मीट के थ्रू पढ़ा सकता हूँ, या मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। कभी कभी केवल वीडियो के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें पूरी फिज़िक्स की, ऐसी कोई चीज़ नहीं। चाहे मेडिकल साइंस है, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिटेक्शन के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, और जैसे कि सोनोग्राफी हो रही है तुम्हारी, एंडोस्कोपी हो रही, सब जगह फ़िज़िक्स का यूज़ होता है। चाहे वो हिस्ट्री में भी होता। आप सोचो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे फ़िज़िक्स का यूज़ होता है। तो वो तुम देखते हो कि कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ कि इनकी एज कितनी थी, वो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैथ्स तो कम्प्लीटली उसका नाम क्या है, फिज़िक्स का मैथ्स में यूज़ होता है। कई चीज़ें हैं कि जो मैथमेटिकल उसने मैथ्स लगा लिया और मैथमेटिकल ये वैल्यू आई, उसको प्रूफ एक्सपेरिमेंट से करना तो फिज़िक्स से ही करना पड़ेगा। चाहे केमिस्ट्री, उसमें तो फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर ही रहता है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो अभी बताया कि मेडिकल साइंस कंप्लीट फिज़िक्स का यूज़ होता है। तो और बाकी जगह, हर जगह कोई भी डिपार्टमेंट है ना, चाहे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सब ऑनलाइन पूरे के पूरे वर्क होते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि ऐसी फ़िज़िक्स की कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जहाँ फ़िज़िक्स का यूज़ नहीं होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं फ़िज़िक्स की, जो कि एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज होने तो वो नहीं आती। मेन जो चीज़ फिजिकल वर्ड चैप्टर में आती है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो है फोर्स। अब स्टूडेंट, तुम्हारे मन में एक प्रकार के स्टिग्मा है, भ्रांतियाँ हैं एक प्रकार की, कि जो उसका नाम क्या है, फोर्स। जनरली तुम क्या सोचते हो कि बहुत सारे फोर्स होते हैं। मस्कुलर फोर्स हुआ, तुम छोटी क्लास में पढ़ते आओगे, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन एक्चुअल में हम इनको फंडामेंटल फोर्स नहीं बोलते। हम फिज़िक्स में केवल 4 ही फंडामेंटल फोर्स है। अब 4 ही फंडामेंटल फोर्स है, इसमें जितने भी फोर्स है तुम्हारे आ जाएंगे। माने ये इतने वाइड स्कोप है इनका कि जितने भी फोर्स तुम पढ़ रहे हो चारों से बाहर नहीं होंगे। अगर चारों से बाहर तुम कर दोगे तो तुम्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। तो हमें देखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं। तो स्टूडेंट, इसमें ध्यान दो, जो हमारा फंडामेंटल 4 फोर्स है उसमें से पहला फोर्स है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा पहला फोर्स है स्टूडेंट? तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तुम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। तुम जानते हो कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं बोलता हूँ तो तुम्हारे मन में इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? न्यूटन की फ़ोटो तुम्हारे माइंड में आती है कि न्यूटन बैठा बैठा देख रहा था
एक एप्पल गिरा एप्पल के ट्री से। जब एप्पल ट्री से गिरा स्टूडेंट, तो उसके मन में ये आया चीज़ कि जो एप्पल गिरा वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। उसने मन में ये समझने लगा कि ज़रूर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो अर्थ अट्रैक्ट करती है किसको, एप्पल को। वहीं से ग्रेविटेशनल फोर्स की हमारी स्टार्टिंग हुई है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स होता है वो हमारा ऐसा नहीं कि अर्थ ही अट्रैक्ट करती है। जैसे हम खड़े हैं, कोई दूसरा हमारे पास है तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का। हम माने हर चीज़, चाहे वो स्टोन हो चाहे हम हो, कोई भी मैटर हो, दूसरे पे वो फोर्स लगाता हो जो कि अट्रैक्टिव होता है। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स बाय विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स बाय विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब अर्थ का केस आता है स्टूडेंट, तो जो अर्थ के केस में हम क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती अर्थ है, वो उसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो माने अर्थ के केस में उसको नाम बस चेंज कर दिया गया है, ग्रेविटी। तो जब अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन, अब देखो, अब तुम कॉपी में देखो मैंने क्या लिखाया है। देखो मैंने क्या लिखाया है, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इट एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज, डिपेंड अपॉन देयर साइज एंड अट्रैक्शन इन नेचर। ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। डिपेंड किससे करता है? साइज पे डिपेंड करता है। एंड अट्रैक्टिव इन नेचर है। कैसा नेचर में है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। माने इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती? अट्रैक्टिव रहता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। अब जैसे अर्थ का केस ले लो, कोई चीज़ नीचे गिरती, अर्थ सेब जैसे गिरा नीचे, एप्पल गिरा था जैसे हम देखे थे, तो हमने क्या देखा था कि ये जो तुम्हारा फोर्स रहता है स्टूडेंट्स है, वो तुम्हारा इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। और साइज पे डिपेंड करता है। अर्थ बड़ी है तो वो बॉडी हमें दिख जाती है खींचते हुए। अब जैसे हम एक दूसरे को खींच नहीं पाते, इसलिए नहीं खींच पाते क्योंकि हमारी साइज़ कम है। तो साइज़ पर डिपेंड करता है। अर्थ बड़ी है तो उसका ज़्यादा होने तो दूसरे को खींच लेती है। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। तो दूसरा फोर्स हमारा स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब स्टूडेंट तुम्हारे मन में आता होगा कि ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक भी आ गया, मैग्नेटिक भी हो गया। यस, both things are involved here. Electromagnetic force means there are involvement of both types of force, electrostatic force and magnetic force, both are involved. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स होता है, बोथ टाइप्स ऑफ फोर्स आर इन्वॉल्व हियर। अब कौन कौन से बोथ टाइप्स ऑफ फोर्स आर इन्वॉल्व हियर हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान दो। सबसे पहले तुम्हारे मन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट आता है वो आता है, छोटे से तुम एक एक्टिविटी करते आए हो। कौन सी? एक कॉम्ब लिए हो। आफ्टर रबिंग कॉम्ब विथ हेयर, व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोज टू यू एनी पीसेस ऑफ पेपर, देन पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड। अगर तुमने कंघी ले ली, उसको कहाँ से तुमने क्या रब किया? अपने हेयर से। और जैसे ही इसको हेयर से रब करने के बाद तुम पीसेस ऑफ पेपर के आते हो, तो पीसेस ऑफ पेपर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन चार्जेस विच आर एट रेस्ट, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। माने चार्ज जो रेस्ट में रहते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है विचार, मैंने जैसे लिखाया हूँ, इसमें डेफिनेशन भी तुम्हारी कॉपी में लिखा हुई है। द मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक्ट्स होता है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तुम्हें मालूम है।
और जो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ एक्ट करता है, बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये तो एक कंडीशन है। और बिटवीन मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेट के बीच भी, अगर तुम एक आयरन ले लो, निकल कोबाल्ट, ये क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन जब ये मैग्नेट के पास लाए जाते हैं तो इनमें भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो स्टूडेंट मैं क्या बता रहा हूँ, तो एक दूसरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो जो मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स होता है वो किसके बीच एक्ट करता है, इट एक्ट्स बिटवीन टू मैग्नेट और मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें क्या देखते हो कि नॉर्थ पोल है, जैसे देयर आर टू नॉर्थ पोल्स, तो दे विल क्या करेंगे, रिपल करेंगे, लाइक पोल्स में, राइट पोल्स पे रिपल्सन होता है। दूसरा स्टूडेंट क्या देखोगे तुम, अगर अपोजिट पोल्स में, तो जो अपोजिट पोल्स हैं उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जो लाइक पोल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। अनलाइक फोर्स के बीच अट्रैक्शन होता है। तो इसके दोनों नेचर ये मैग्नेटिक फोर्स के क्या होता है, अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी दोनों नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब जैसे तुम्हारा चार्ज है, चार्ज तुम्हारा है, जैसे लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है स्टूडेंट, वो भी कैसा फोर्स होता है, दोनों होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। तो ये जो अब दोनों को जब मिला देते हैं तो एक नया फोर्स नाम दे दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स से भी मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक निकाल सकते हैं, माने ये अलग नहीं है। पर अभी तुम पढ़ोगे आगे के चैप्टर में 12th क्लास में या 10th में पढ़ चुके हो, जब किसी भी वायर से करंट को हम पास करते हैं तो चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है प्रोड्यूस। और आगे फिर एक चीज़ और पढ़े थे, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं किसी भी कॉइल से तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस प्रकार तुम स्टूडेंट क्या देखते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तुम्हारा, उसमें दोनों आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाता है, मैग्नेटिक भी आ जाता है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है वीक फोर्स। अब तुम सोच रहे हो कि ये कौन सा नया फोर्स आ गया। रेडियो एक्टिव के बारे में, एक्टिविटी के बारे में तुम छोटी क्लास से पढ़ते आए हो। रेडियो एक्टिविटी कौन ने पूरा फेमस है रेडियो एक्टिविटी के लिए, मैडम मैरी क्यूरी, बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। बाद में उसको इतने रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस से कि उससे उसको कैंसर भी हो गया, उससे उसकी डेथ हो गई थी। तो जो इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव जब डीके होता है तो 3 पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये एक साथ चिपके हुए नहीं निकलते, अलग अलग निकलते हैं। माने कहने का मतलब है इनके बीच भी कोई फोर्स लगता है। ये जो फोर्स लगता है इस फोर्स को क्या बोलते हैं, वीक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीक फोर्स। इसके बाद डिटेल तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे, बहुत हायर में पढ़ोगे। अभी बस बेसिक आइडिया है कि जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी के दौरान, अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल, इनके बीच एक फोर्स लगता है, वो बहुत वीक रहता है, उसको वीक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टूडेंट न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है, न्यूक्लियर फोर्स है। अब न्यूक्लियर फोर्स देखो क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले तुम क्या जानते हो, एटम्स होता है। एटम्स के चारों कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो एटम्स होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं। ये भी एक फोर्स से जुड़े रहते हैं और इस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स किसके बीच एक्ट करता है, दिस फोर्स, द फोर्स विच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। क्या है, तुम तो जानते ही हो एटम बम के बारे में, है ना। तो इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर है, वैसे तो है रिपल्सिव भी, लेकिन मेजर
पोर्शन इसका अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो ये कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर है पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या बोला गया है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सब प्रॉपर्टी एग्जाम में आ सकती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, अट्रैक्टिव है। अब इसका देखो ध्यान से, इसकी अभी 4 फोर्स तुमने पढ़ लिया। कौन कौन से पढ़ लिया? ग्रेविटेशनल पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, वीक फोर्स पढ़ा और चौथा पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर है। अब दूसरी चीज़ सबसे वीक है ग्रेविटेशनल। अब तुम बच्चे इसी में गलती कर देते, तो इस चीज़ को तुम याद रखना। वीक फोर्स नाम है लेकिन वो सबसे वीक नहीं है, सबसे वीक ग्रेविटेशनल है। देखो मैंने बनाया हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर। न्यूक्लियर किससे थोड़ा सा कमज़ोर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमज़ोर वीक फोर्स और सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तुम्हें टेबल याद रखना पड़ेगा। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। उससे थोड़ा सा पावर जिस फोर्स की कम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और सबसे कमज़ोर जो तुम्हारा फोर्स है स्टूडेंट, वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये तुमने समझ लिया स्टूडेंट कि ये क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में जो बेसिक आइडिया है बस यही जो बताया गया है, मेन कंटेंट या एसेंस बोल सकते हो चैप्टर का, यही है। तो ये तुमने देख लिया स्टूडेंट कि मेन एसेंस इसका क्या था। अब हम आते हैं यूनिट्स एंड मेज़रमेंट पे आते हैं। किस पे आते हैं स्टूडेंट? यूनिट्स एंड मेज़रमेंट पे आते हैं। अब देखो, कोई फिजिक्स में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हमेशा याद रखना। कोई भी चीज़ जब खोज की जाती रिसर्च, तो ऐसा करते हैं कि हम उसको मेज़र कर लें। तो देयर इज़ ए ग्रेट रोल ऑफ मेज़रमेंट इन फिजिक्स। तो उसमें हमें 2 तरह की क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया। जैसे मास है, मास तुम 2 kg है, क्या तुम इसको सेंटीमीटर के फॉर्म्स में लिख सकते हो कि कितने सेंटीमीटर का मास है? नहीं। अब कोई बच्चे की लेंथ समझ लो 5 फीट है, तो ये लिख सकता है कि मेरी लेंथ 50 kg है? नहीं। तो ये यूनिट एक दूसरे से अकेली इंडिपेंडेंट हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ, ऑन देयर ओन। दे आर इंडिपेंडेंट हैं, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अनदर यूनिट, एंड दैट्स वाई मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कौन सी फंडामेंटल कहलाती? विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? क्वांटिटीज which cannot be derived from each other called fundamental quantity। और derived quantities क्या होती? quantities which can be derived from other physical quantity। अब जैसे मैं velocity लिखूँ, तो velocity इक्वल फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे। डिस्टेंस को मैंने फंडामेंटल यूनिट में ले लिया। डिस्टेंस लेंथ की है यूनिट, टाइम टाइम ही की है। तो ये मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसी से मैंने निकाल लिया वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ के टर्म्स में लिख लिया, टाइम को सेकंड को। तो मेरे को कोई अलग से कहीं से वेलोसिटी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, ये फंडामेंटल यूनिट से लिख लिया मैंने। ऐसे ही देखो एक्सेलरेशन आया। अब जो स्टूडेंट एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी का भी अपन निकाल लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम माने डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर हो गया। तो फिर ये सब अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट मालूम ही है। जैसे लेंथ की, डिस्टेंस की मालूम है, लेंथ के टर्म्स में होती है, टाइम की मालूम है। तो हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ रही है स्टूडेंट। तो हम क्या देख रहे हैं इस प्रकार? तो जो एक्सेलरेशन हुआ, चाहे तुम्हारे वेलोसिटी हुए, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी स्टूडेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव मैंने निकाले हैं। आगे समझ में होगा तुम्हें।
अब इसके बाद स्टूडेंट आता सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आते हैं। एक्चुअल में मेनली शुरू में तीन ही सिस्टम ऑफ यूनिट थी, CGS थी, FPS थी और MKS थी। लेकिन आज क्या, तो CGS यूनिट क्या हो गई देखो। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। मास की किलोग्राम होती है और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। जो CGS सिस्टम होता है इसमें हमेशा लेंथ किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में। उसी से C बना है सेंटीमीटर, G ग्राम, माने मास किस में नापा जाए, ग्राम में। S का मतलब है टाइम, सेकंड में। फिर आती है तो हमारी दूसरी यूनिट आती है FPS आती है। FPS में क्या है, लेंथ फीट में नापी जाती है, उससे F लिख गया। P मास पौंड में, तो उससे P हो गया। और S माने टाइम, सेकंड में नापा जाता है, तो उससे ये यूनिट बन गई, FPS बन गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो MKS होती है। MKS यूनिट में क्या बेटा हो गया, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर हो गई, मास किलोग्राम हो गई और टाइम सेकंड हो गई। तो जो तुम्हारी MKS यूनिट होती है उसमें लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, मास की किलोग्राम हो गई, टाइम की सेकंड हो गई। आजकल एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आ गई, उस यूनिट को हम SI यूनिट बोलते हैं। अब इधर ध्यान दो, SI यूनिट में क्या होता है, तो SI यूनिट में दो तरह की यूनिट है। एक यूनिट है तुम्हारी बेसिक यूनिट है और दूसरी यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो पहले हम आते हैं बेसिक यूनिट पे आते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दो, बेसिक यूनिट में कौन सी, तो लेंथ मीटर टाइम की वही यूनिट है जो तुम MKS यूनिट पढ़े हो। माने सेम लिख देना, लेंथ की क्या हो गई, मीटर हो गई, टाइम की क्या हो गई, सेकंड हो गई, मास की क्या हो गई, किलोग्राम हो गई। कुछ अलग से यूनिट भी हैं इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में, जैसे कि तुम्हारी होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गई, कैंडला हो गई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या हो गई, मोल हो गई। टेम्परेचर की केल्विन हो गई और करंट की क्या हो गई, एम्पियर हो गई। तो ये कुछ यूनिट तुम्हें स्टूडेंट याद करना पड़ेगा। बात सबसे तुम परिचित हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में रिप्रेजेंट करते, मोल में। वो तुम्हें डेप्थ अगले चैप्टरों में जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक चैप्टर, तो वहाँ मैं बता दूँगा कि मोल क्या होता है। अभी बस ये याद रखो 6.02 × 10⁻23 एटम्स का जो तुम्हारा मास होता है उसको 1 मोल बोलते हैं। तो वो डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जहाँ तो लूमिनस इंटेंसिटी का संबंध है, एक प्रकार से ये जो लूमिनस बना है लाइट से संबंधित है। तो जो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है उसको हम कैंडला, शुरू में अपन कैंडल माने कैंडल की पावर से, क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, तो हमने कैंडल के पावर से लुमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनाई थी यूनिट, तो उससे कैंडल से कैंडला पड़ गया। अब उसमें नेक्स्ट हमारा आता है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हो गई। तो ये बेसिक यूनिट है जो मैंने 5 कितनी बताया, 7। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। पहली यूनिट है रेडियन और दूसरी है स्टेरेडियन। तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टूडेंट, उसमें यूनिट है रेडियन और दूसरी यूनिट है स्टेरेडियन। तो हम स्टूडेंट एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट है रेडियन और दूसरी यूनिट है स्टेरेडियन। तो अब हम पहले देखेंगे रेडियन क्या होती है। देखो डेफिनीशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, फार्मूले से बनती है। देखो फार्मूला क्या है, रेडियन इक्वल टू R/रेडियस, ये फार्मूला याद रख लेना। अगर मैं अब तुम्हें बोला 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर आर्क भी 1 हो, रेडियस भी 1 हो, तो 1/1 1 हो गया, तो 1 रेडियन हो गया। तो 1 रेडियन क्या हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, प्लेन एंगल की यूनिट। एक्चुअल में किसकी यूनिट है, प्लेन एंगल की। तो 1 रेडियन माने क्या हो गया, जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाए, तो किसी भी सर्किल की आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में आर्क है और डिनोमिनेटर में रेडियस है। वो भी अगर दोनों को बराबर कर दो तो दोनों कट के 1 आ जाएंगे। सिंपल डेफिनेशन क्या है, एंगल
सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस। तो देखो ये डेफिनेशन में लिखा है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। माने अपनी लैंग्वेज में लिखते हो कि एंगल जब बनता है सेंटर पे जबकि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टेरेडियन आता है। क्या आता है? स्टेरेडियन। तो जो तुम्हारा स्टेरेडियन का फार्मूला है क्या है? एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर। क्या है? स्टेरेडियन का फार्मूला क्या? एरिया अपान रेडियस, नहीं सॉरी, हाँ एरिया। अब इसमें आर्क नहीं रहती, इसमें एरिया आ जाता है। तो स्टेरेडियन में तुम्हारा आर की जगह क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है और नीचे आ जाती है रेडियस। तो एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला हो जाता है तुम्हारा? ये हो जाता है स्टेरेडियन का हो जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में पढ़ी हमने फिजिकल वर्ल्ड, फिर हमने पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।